जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, करंट जीके का। राजस्थान करंट अफेयर्स जो अभी भर्ती परीक्षा चल रही है, जिसमें एग्ज़ाम होगा 28 तारीख को, 28-29 को, तो करंट जीके आएगा उसके अंदर। ठीक है, संस्कृत शिक्षा विभाग का जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम होने जा रहा है, वैसे ही ये करंट जीके सभी भर्ती जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होने जा रही हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं बच्चों की डिमांड पर, बहुत बच्चों का मैसेज आया था कि सर ये करंट जीके का एक टॉपिक करवाएं आप, तो मैं उनके लिए करंट जीके का एक टॉपिक लेके आया हूँ बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। ठीक है ना, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है, परंतु मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से थोड़ा थोड़ा समझाते चलता हूँ। आगे से आगे प्रश्न करवा रहे हैं हम, तो आप ध्यान से देखते चलें। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैं एक प्रश्न करवा रहा हूँ, आप पहले आंसर देते रहा करो और साथ के साथ नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। ठीक है ना, ताकि लास्ट वाले दिन में थोड़ा सा रीड कर लोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। करंट जीके लगभग 100% है कि इसी में से ही आएगा। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर, जो पहला नंबर प्रश्न क्या करवा रहा हूं मैं, प्रश्न ध्यान से सुनते रहना भाई। जो तेजस लड़ाकू विमान था, कौन सा था? तेजस। ठीक है ना, इसके बारे में ध्यान रखना। तेजस लड़ाकू विमान था एक। ठीक है, तेजस क्या था? लड़ाकू विमान था। उसको उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? अभी जो 2024 में बनी है ना, 2024 का करंट जीके करवाऊंगा पूरे का पूरा मैं। ठीक है, जो सितंबर 2024 में बनी है, तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली जो पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, तो कौन है वो? मोहना सिंह है। ये याद रखना भाई आप बात को, मोहना सिंह। ठीक है ना, मोहना सिंह, ये याद रखना। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो भाई, प्रश्न नंबर 2 करवा रहा हूं मैं। प्रश्न नंबर 2 के बारे में ध्यान से समझना कि जो 5 सितंबर 2024 को जो नवीन आदेश जारी किए गए सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा, क्या आदेश जारी किए गए थे कि स्कूलों में जो दूध योजना चल रही थी ना, आपको पता है पहले योजना कौन सी चल रही थी? बाल गोपाल योजना। ठीक है ना, कौन सी थी? बाल गोपाल योजना चल रही थी दूध के लिए। ये बच्चों को सरकारी स्कूलों में चल रही थी ये योजना, बाल गोपाल योजना दूध के लिए, यानी कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दूध मिलेगा इसमें। ठीक है ना, ये दूध के लिए योजना है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को दूध पिलाया जाएगा सरकारी विद्यालयों के अंदर। परंतु अब इस बाल गोपाल योजना का नाम बदल दिया गया, आपको पता होना चाहिए। इस बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। ये याद रखना भाई, इसका नाम बदला गया है। क्या नाम कर दिया गया? पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भी, बाल गोपाल योजना। ठीक है ना, इसका नाम बदल दिया गया अब, ये ध्यान रखना। बाल गोपाल योजना का संबंध किससे है? दूध से है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों को और सरकारी स्कूल में है योजना लागू। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और क्या किया गया इसके प्रति, और थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बताता हूं। अभी जो आपको पता ही है, इसके साथ साथ श्री कृष्ण योग योजना, जो भोग योजना थी कृष्ण के बारे में। ठीक है ना, यानी कि कृष्णा भोग योजना में भी कोई व्यक्ति विशिष्ट अवसरों पर बच्चों को भोज का आयोजन करवा सकता है। यानी कि अब पहले क्या होता था, बर्थडे वगैरह मना लेते थे स्कूलों के अंदर, है ना। अब वो स्थिति नहीं है। अब आप क्या करोगे कि कृष्ण भोग योजना में कोई भी व्यक्ति अगर विशिष्ट अवसर, किसी के घर पे प्रोग्राम है या कोई भी प्रोग्राम करना चाहता है, तो वो बच्चों को भोज का आयोजन करवा सकता है, यानी कि बच्चों को खाना ला के दे सकता है। ठीक है ना, आगे देखो प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? राजस्थान रॉयल्स टीम, यानी कि आईपीएल जो हुए थे, आईपीएल है जो, ठीक है ना, राजस्थान रॉयल्स टीम आईपीएल का मुख्य कोच किसे बनाया गया अभी? ठीक है ना, मुख्य कोच, मुख्य कोच किसे बनाया गया इसका? राजस्थान रॉयल्स टीम का किसे बनाया गया था? अभी बनाया गया है किसे? राहुल द्रविड़ को। ठीक है, कौन है? राहुल द्रविड़। ये ध्यान रखना, राजस्थान रॉयल्स आईपीएल का मुख्य कोच किसे बनाया गया? राहुल द्रविड़ को बनाया गया। आगे देखो, आगे प्रश्न क्या कह रहा है? कर्नाटका में आयोजित 77वीं, ये ध्यान रखना भी, जो 77वीं हुई थी सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप हुई थी तैराकी वाली। ठीक है ना, 77वीं कहां पर हुई थी? कर्नाटका में हुई थी ये। ठीक है, 77वीं सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप हुई थी जो तैराकी वाली। उसमें 400 मीटर व्यक्तिगत में स्वर्ण पदक जीता था, यानी कि 400 मीटर के अंदर स्वर्ण पदक जीता था, यानी कि गोल्ड मेडल जीता था। और उसका नाम क्या है? ठीक है ना, जिसने जीता था ये स्विमिंग के अंदर, जो कर्नाटका में हुई थी 77वीं, और 400 मीटर में, 400 मीटर स्विमिंग के अंदर स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता था, तो उसका नाम क्या है? युग चलानी। ये याद रखना भी नाम। ठीक है ना, युग चलानी ने क्या किया था? कर्नाटका के अंदर 77वीं जो स्विमिंग चैंपियनशिप थी ना, 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था युग चलानी ने। ठीक है ना, ये ध्यान रखना भी। और 200 मीटर के अंदर इसने, देखो एक और बात याद रखना,
400 में तो इसने गोल्ड जीता था, और 200 मीटर के अंदर इसने क्या जीता, कांस्य पदक जीता हुआ है भाई, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। 200 के अंदर कांस्य पदक और 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था कर्नाटका के अंदर युग चलानी ने, ये ध्यान रखना। आगे देखो प्रश्न, देखो चेन्नई में जो आयोजित हुई थी सितंबर 2024 में साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स शुरू हुई थी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना भाई। एथलेटिक्स टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं, ये गेम्स के बारे में 100% प्रश्न पूछेगा आपको एग्जाम के अंदर, कि गेम्स के बारे में हो गया, नई योजनाओं के बारे में हो गए प्रश्न, ऐसे प्रश्न ही एग्जाम में अभी जो सेकंड ग्रेड की परीक्षा होने जा रही है तो उसमें से ये प्रश्न पूछेगा अभी, ये ध्यान रखना। जो चेन्नई में आयोजित हुई थी सितंबर के अंदर, यानी कि, ठीक है ना, सितंबर में, यानी कि 2024 में आयोजित हुई थी ये। और इसके अंदर जो जयपुर का एक लड़का था सिद्धार्थ चौधरी, क्या नाम था, सिद्धार्थ चौधरी, ठीक है ना, कहाँ का लड़का है ये, सिद्धार्थ चौधरी, ये जयपुर का है, ठीक है ना। ये प्रश्न 100% पूछेगा भी एथलेटिक्स के अंदर। इस लड़के ने शॉर्ट पुट के अंदर, ठीक है ना, कौन सा गेम था इसका, गेम का नाम पता रखना, शॉर्ट पुट है गेम का नाम। शॉर्ट पुट के अंदर इसने गोल्ड मेडल लगाया है भाई, ठीक है ना, गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता है इस लड़के ने, ठीक है, ये ध्यान रखना। सिद्धार्थ चौधरी किस गेम से संबंधित है ऐसे पूछेगा तो आपने बताना है कि शॉर्ट पुट से। और सिद्धार्थ चौधरी ने कौन सा मेडल जीता है, तो गोल्ड मेडल। सिद्धार्थ चौधरी का संबंध कौन से जिले से है, तो ये पूछ ले तो जयपुर जिले से है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना भी आप। आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, सारे के सारे प्रश्न आप देखना ध्यान से और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए, बच्चों की स्पेशल डिमांड के ऊपर। और आप पूरा सहयोग, आप भी हमें सहयोग करते रहें, वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और लाइक जरूर किया करें और कमेंट किया करें वीडियो पर। अपने दोस्तों को, भाई मित्रों को, सभी को शेयर करें ये वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखो, हाल ही में राज्य सरकार की किस योजना को, देखो ऐसी कौन सी योजना थी जिसे लाडो प्रोत्साहन योजना, देखो लाडो प्रोत्साहन योजना, ये योजनाओं के बारे में बहुत ज्यादा पूछेगा आपसे, ठीक है ना प्रश्न। ये लाडो प्रोत्साहन योजनाओं में समाहित कर लिया गया, यानी कि ऐसी कौन सी योजना थी राजस्थान सरकार में जो चल रही थी पहले से, उसको अब लाडो प्रोत्साहन योजना के अंदर शामिल कर लिया गया इसको, ठीक है ना। ऐसी कौन सी योजना थी, तो कौन सी थी वो, राजश्री योजना, ठीक है ना, राजश्री योजना। राजश्री योजना को क्या कर लिया, इस लाडो प्रोत्साहन योजना के अंदर सम्मिलित कर लिया, ठीक है ना। और लाडो प्रोत्साहन योजना का जो इसकी स्थापना कब की गई थी, लाडो प्रोत्साहन योजना की, ये पूछ लिया आपसे, अभी की है इसकी स्थापना भी याद रखना। लाडो प्रोत्साहन योजना की स्थापना कब की गई है, तो 1 अगस्त, ठीक है ना, 1 अगस्त 2024 को की गई है इसकी स्थापना, ये ध्यान रखना। लाडो प्रोत्साहन योजना की स्थापना कब की गई है, 1 अगस्त 2024 को, ठीक है ना। और इसके कौन सी योजना को सम्मिलित किया गया इसके अंदर, राजश्री योजना को, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 7 अगस्त को जो 2024 में अभी मुख्यमंत्री शर्मा ने, यानी कि भजनलाल शर्मा, ठीक है ना, 7 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री, देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, इतना टाइम नहीं है, आपके पास भी नहीं है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, देखो भजनलाल शर्मा ने अभी क्या किया, 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया था। 75वें कौन सा वन महोत्सव है, 75वें वन महोत्सव, 75वां वन महोत्सव है, ठीक है ना। 75वें वन महोत्सव का शुभारंभ कहां से किया है ये बताना है आपने। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो अभी 75वें वन महोत्सव का शुभारंभ किया है वो कहां से किया है ये बताना है आपने। तो कहां से किया है, गड़ोता दुद्दू से किया है, ये याद रखना भी, गड़ोता दुद्दू, ये नया जिला बना ना, वहां से किया वन महोत्सव, 75वां वन महोत्सव। अगर पूछ ले कि वन महोत्सव कौन सा मनाया जा रहा है अभी, तो 75वां वन महोत्सव है। तो उसका शुभारंभ किसने किया था, भजनलाल शर्मा ने, और कहां से किया था, गड़ोता दुद्दू से किया था, ठीक है। आगे देखो प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखो, फेमिना, देखो भी प्रश्न क्या है, फेमिना, फेमिना मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया, देखो थोड़ा थोड़ा मैं आपको लिख के बताता रहता हूं, बाकी आप पूरी डिटेल थोड़ा सा कॉपी में लिख लेना। फेमिना मिस इंडिया 2024 यानी कि, ठीक है ना, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता था ये बताना भी, खिताब किसने जीता था, फेमिना मिस इंडिया कौन चुनी गई थी, वैष्णवी, ये याद रखना भी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वैष्णवी शर्मा, इसने फेमिना मिस इंडिया का खिताब 2024 जीता है, ठीक है ना।
ये ध्यान रखना भाई। आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। सितंबर 2024 में जो देश का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, देखो युद्ध अभ्यास की बात कर रहा हूं मैं, तरंग युद्ध अभ्यास की बात कर रहा हूं, तरंग शक्ति यानी कि, ठीक है ना, तरंग शक्ति कहां आयोजित किया गया था सितंबर 2024 में? सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है ये तरंग शक्ति। तो कहां पर किया गया था इसका आयोजन? तरंग शक्ति का जोधपुर के अंदर, ठीक है, जोधपुर के अंदर किया गया था इसका तरंग शक्ति का आयोजन, सबसे बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। ई सेवा त्वरित ऐप, जो देखो ई सेवा त्वरित ऐप, ठीक है ना, इसका संबंध किस सुविधा से है ये बताना है। ई सेवा त्वरित एक योजना शुरू की गई थी, इसका संबंध किससे है? ई सेवा त्वरित का संबंध बताना है आपने, किससे है इसका संबंध? तो ई सम्मन वारंट से है, ये ध्यान रखना, इसका संबंध किससे है? ई सम्मन वारंट से है, ठीक है ना, ई सम्मन वारंट से है इसका संबंध, ई सेवा त्वरित का, ठीक है ना। राजस्थान का पहला राज्य है ये, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने यह सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य होगा राजस्थान, जहां पर ई सेवा त्वरित शुरू की गई। ई सेवा त्वरित ऐप सेवा शुरू करने वाला राजस्थान राज्य पहला राज्य है भारत का, ठीक है ना। और ई सेवा का मतलब क्या है? ई सम्मन वारंट से है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, आगे वाला प्रश्न क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, देखो कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको, मुख्यमंत्री आयुष्मान, आपको पता ही है ना, शुरू की गई योजना ये जीवन रक्षा, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, ठीक है ना। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के अंतर्गत घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए, यानी कि जो बंदा मान लो सड़क पर आपको मिल गया, घायल व्यक्ति है, उसको आप अस्पताल पहुंचाओगे, ठीक है ना, अस्पताल पहुंचाने के लिए आपको कितनी राशि दी जाएगी? व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी कर दी है सरकार ने? मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना ये कौन सी है? मान लो सड़क के ऊपर आपको कोई घायल व्यक्ति मिल जाता है, अगर उसे आप अस्पताल के अंदर पहुंचाते हो तुरंत ही, तो आपकी उसको सहायता राशि कितनी मिलेगी सरकार के द्वारा? 10,000 रुपया रखी गई है अभी, ये ध्यान रखना, 10,000 रुपया दिया जाएगा आपको, ठीक है ना। आगे देखो, ऐसे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना और अपनी नोटबुक में जरूर नोट करना, ठीक है। लगातार प्रश्नों को, वीडियो को अंत तक देखें, आप अंत तक हमारे साथ बने रहें, आपके लिए हम स्पेशल वीडियो लेके आए हैं करंट जीके की। आगे देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री जो आयुष्मान आरोग्य योजना थी, वाउचर यानी कि माँ वाउचर योजना, कौन सी थी? माँ वाउचर योजना, ठीक है ना। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि माँ वाउचर योजना की प्रारंभ कब की गई थी? माँ वाउचर योजना ये बताना है आपने, कब की गई थी, इसकी डेट याद रखना भी, 17 सितंबर है 2024 को माँ वाउचर योजना शुरू की गई थी, ठीक है ना। माँ वाउचर योजना किसके लिए शुरू की गई थी, इसको पता है आपके? किसके तहत? इसमें क्या ऐसी कौन सी तरीका है माँ वाउचर योजना में कि इसको 17 सितंबर और 2024 को शुरू किया गया? क्या है ऐसा इसमें कि गर्भवती को मुफ्त सोनोग्राफी की जाएगी, जितनी भी गर्भवतियां हैं ना, ठीक है, जितनी भी गर्भवतियां हैं महिलाएं, उनकी मुफ्त में, ठीक है ना, मुफ्त क्या की जाएगी? सोनोग्राफी। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुफ्त, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना इस प्रश्न को। माँ वाउचर का योजना का संबंध किससे है? गर्भवती महिलाओं के साथ है, जो मुख्य सोनोग्राफी की जाएगी, यानी कि मुफ्त के अंदर, ये मुख्य नहीं है, मुफ्त है, सॉरी, ठीक है ना, मुफ्त सोनोग्राफी की जाएगी, ठीक है ना, फ्री के अंदर, यानी कि गर्भवती महिलाओं की, माँ वाउचर योजना के अंतर्गत। माँ वाउचर योजना कब शुरू की गई थी? 17 सितंबर 2024 को, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में लगभग सभी को पता है, राइजिंग राजस्थान अभी चल रहा था ना पीछे, आपको सभी को पता है, करंट का प्रश्न है ये। राइजिंग राजस्थान कहाँ पे हुआ था? राइजिंग राजस्थान सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में। राइजिंग राजस्थान कहाँ पे शुरू हुआ था? ये आयोजन कहाँ पे किया गया था इसका? जयपुर के अंदर, ठीक है ना, कहाँ पे? जयपुर के अंदर। तो राइजिंग राजस्थान निवेश सम्मेलन 2024 का नोडल विभाग कौन सा था इसका भी? अगर विभाग के बारे में पूछा जाए कि नोडल विभाग कौन सा था इसका, राइजिंग राजस्थान का नोडल विभाग के बारे में पूछा जाए तो कौन सा होगा? निवेश संवर्धन ब्यूरो, ये याद रख लेना भैया आप, ठीक है ना, निवेश संवर्धन ब्यूरो होगा इसका नोडल विभाग। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? जो राजस्थान पुलिस के ऑपरेशन उल्लास का संबंध बताना है भी अब आपने,
उल्लास, उल्लास का संबंध किससे है? उल्लास, एक ऑपरेशन चलाया राजस्थान पुलिस ने, उल्लास, उल्लास नाम से एक ऑपरेशन चलाया है। किसने चलाया है? राजस्थान पुलिस ने। यह भी ध्यान रखना, चलाया किसने है? राजस्थान पुलिस ने। उल्लास, ठीक है ना। उल्लास का संबंध किससे है? तो आपने इसका आंसर बताना है। क्या आंसर होगा इसका? तो उल्लास योजना किससे संबंधित है? गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए, ठीक है ना। गुमशुदा, देखो, गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए, यानी कि इसमें उल्लास योजना, राजस्थान पुलिस ने एक योजना चलाई है नई, उल्लास, ठीक है ना, एक अभियान चलाया है एक तरह का। तो इसका संबंध किससे है? गुमशुदा लोगों की तलाश करना उल्लास योजना के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। यह ध्यान रखना भाई। आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। देखो प्रधानमंत्री जो है मातृ वंदना योजना, ठीक है ना, कौन सी योजना है? मातृ वंदना योजना। मातृ वंदना योजना, मातृ वंदना योजना जो है वो दिव्यांग गर्भवतियों को प्रदान की जाने वाली, उनको राशि कितनी दी जाएगी मातृ वंदना योजना के तहत? दिव्यांग, जितनी भी दिव्यांग गर्भवती महिलाएं हैं, ठीक है ना, ये महिलाओं के बारे में भी आपको पता है 100% प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सी योजना चलाएगी और कौन सी नहीं। दिव्यांग गर्भवतियों, यानी कि मातृ वंदना योजना जो पीएम की जो चलाई हुई थी ना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, दिव्यांग गर्भवतियों को कितनी राशि दी जाएगी? तो कितनी दी जाएगी इसमें? 10,000 रुपये, ठीक है ना, ये ध्यान रखना भी, 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न, देखो भाई नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। अवार्ड के बारे में, खेलों के बारे में और योजनाओं के बारे में जरूर पढ़ के जाना। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ऐसे प्रश्न लगभग 100% सेकंड ग्रेड एग्जाम में छपेंगे, ठीक है ना। गेम्स के बारे में या फिर कोई अवार्ड हो गया, ठीक है, और योजना तो 100% ही पूछेगा। आगे देखो एक अवार्ड है दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अवार्ड। कौन सा है? दुर्गादास, देखो दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम, ठीक है ना, लाइफ टाइम अवार्ड। ये क्या है कि दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे दिया गया था? पता है आपको सभी को कि किसे दिया गया था? दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया था? गौरी देवी को, ठीक है ना, किसे दिया गया? गौरी देवी को, ये याद रखना भी नाम, ठीक है। दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गौरी देवी को प्रदान किया गया ये अवार्ड, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देखो मानस अभियान। अभियान कौन सा है? मानस, ये याद रखना, मानस अभियान का संबंध। देखो भाई मानस अभियान है, इसके बारे में बताना है आपने कि मानस अभियान कौन से जिले में शुरू किया गया है और इसका संबंध किससे है। तो संबंध पूछ ले तो नशा मुक्ति से संबंधित है। ये मानस अभियान किससे संबंधित है? नशा मुक्ति से, ये ध्यान रखना भी, नशा मुक्ति से संबंध है। मानस अभियान का संबंध किससे है? नशा मुक्ति से। और ये कौन से जिले में शुरू किया गया मानस अभियान, ये बताना है आपने। मानस अभियान कौन से जिले में शुरू किया गया है? हनुमानगढ़ में, ये ध्यान रखना भाई, हनुमानगढ़ जिले के अंदर मानस अभियान शुरू किया गया है। मानस अभियान का संबंध यानी कि किससे है? नशा मुक्ति से संबंधित है। जागरूकता के लिए वहां के जिला प्रशासन ने मानस अभियान शुरू किया गया, यानी कि हनुमानगढ़, ठीक है ना, हनुमानगढ़ जिले के अंदर। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो, राजस्थान का दूसरा खड़मोर ब्रीडिंग सेंटर कहां पे शुरू किया गया भाई? सेकंड नंबर, यानी कि दूसरा खड़मोर ब्रीडिंग सेंटर, देखो ब्रीडिंग सेंटर, ये कहां पे शुरू किया गया है? पहले के बारे में मैं आपको बताऊंगा, पहले दूसरे का आंसर सुन लो कि राजस्थान का दूसरा खड़मोर ब्रीडिंग सेंटर कहां पे बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोरसैन 12 के अंदर। कहां पे बनाया गया है? सोरसैन 12 के अंदर बनाया गया अभी, सोरसैन 12, ये याद रख लेना, इसके बारे में पूछेगा आपसे। राजस्थान का जो है सेकंड नंबर का खड़मोर ब्रीडिंग सेंटर कहां पे बनाया गया है? सोरसैन 12 के अंदर। और राजस्थान का जो पहला बनाया गया खड़मोर ब्रीडिंग सेंटर, ये ध्यान रखना, जो पहला है वो कहां पे बनाया गया? अजमेर के अंदर, ठीक है। ये दोनों को दोनों प्रश्न आपको याद होने चाहिए। राजस्थान का पहला खड़मोर ब्रीडिंग सेंटर कहां बनाया गया है? अजमेर के अंदर, ठीक है। और दूसरे की बात करें, दूसरा खड़मोर ब्रीडिंग सेंटर कहां पे बनाया गया है? तो सोरसैन 12 के अंदर बनाया गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? जो इंदौर के अंदर 74वीं कहां पे आयोजित हुई थी गेम्स? देखो गेम्स के बारे में आ गया। इंदौर के अंदर 74वीं यानी कि जूनियर राष्ट्रीय
स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता हुई थी, ठीक है ना, कौन सी हुई थी, 74वीं बास्केटबॉल प्रतियोगिता। ये ध्यान रखना, बास्केटबॉल है, ठीक है ना, बास्केटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई थी 74वीं। तो किस राज्य ने वहां पर स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता था, कौन सा राज्य था जिसने इंदौर में आयोजित 74वीं, ठीक है ना, जूनियर राष्ट्रीय स्तरीय बास्केटबॉल के अंदर गोल्ड मेडल जीता था, कौन से राज्य ने जीता था, राजस्थान ने। ये ध्यान रखना भाई, राजस्थान ने वहां पर बास्केटबॉल के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल है, गोल्ड मेडल, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखो, आगे देखो लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा लोकसभा चुनाव के बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लो। जो लोकसभा चुनाव हुए थे अभी, ठीक है ना, लोकसभा चुनाव कब हुए थे, 2024 में, तो 18वीं लोकसभा थी ये, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना कौन सी लोकसभा थी, 18वीं लोकसभा चुनाव के बारे में बात कर रहा हूं मैं। 18वीं लोकसभा में जो मतदान हुए थे उनके बारे में बात कर रहा हूं। पहला चरण जो हुआ था लोकसभा, 18वीं लोकसभा का जो पहला चरण, पहले चरण के अंदर यानी कि 58 पॉइंट, ये आंकड़े जरूर पूछेगा आपसे, 58.28% मतदान हुआ था भाई, ठीक है ना। कितना मतदान हुआ था, ये ध्यान रखना, 58.28% मतदान हुआ था पहले चरण के अंदर। 18वीं लोकसभा के अंदर पहले चरण में 58.28% मतदान हुआ था, ठीक है। और सेकंड चरण की बात करें तो सेकंड चरण के अंदर क्या हुआ था, सेकंड चरण के अंदर 65.52%, ठीक है ना, 52% मतदान हुआ था दूसरे चरण के अंदर। अगर दोनों चरणों में कुल प्रतिशत मतदान की बात करें, दोनों चरणों के अंदर देखो यहां पे मैं बताता हूं, दोनों चरणों के अंदर की अगर कुल की बात करें, दोनों चरणों में कुल मतदान प्रतिशत, ठीक है ना, कुल मतदान प्रतिशत कितना हुआ था, तो 62.10%। यह ध्यान रखना अभी कुल का अगर पूछ ले 18वीं लोकसभा का, 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए कि इसके बारे में, चुनावों के बारे में जरूर पूछेगा, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे राज्यसभा चुनाव हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। लोकसभा चुनाव के अंदर 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे 2024 के अंदर। इसमें प्रथम चरण में 58.28% मतदान हुए थे, और दूसरे चरण की बात करें तो 65.52% मतदान हुए थे, और दोनों चरणों को मिलाकर के अगर बात करें परसेंटेज की तो 62.10% मतदान हुए थे, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जो 33वीं सब जूनियर बालिका राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता हुई थी। अब कबड्डी की बात आ गई भाई, देखो, ठीक है ना, कबड्डी की बात आ गई। कबड्डी में क्या है, थोड़ा देखो कबड्डी के बारे में, देखो भाई कबड्डी के बारे में क्या कह रहे हैं। कबड्डी देखो, राष्ट्रीय कबड्डी जो 33वीं सब जूनियर बालिका राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता हुई थी, उसमें बालिका वर्ग ने खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता था भाई कबड्डी के अंदर, ठीक है ना। कबड्डी के बारे में बात बतानी है आपने, कबड्डी में कौन सा पदक जीता था बालिकाओं ने। थोड़ा गला खराब हो गया, आपको पता है कि लंबी वीडियो है, थोड़ा करंट जीके की, तो ऐसा थोड़ा बहुत चलता रहता है, आप टेंशन नहीं ले और ध्यान से पढ़ते रहें आप लगातार उसको, ठीक है। तो कबड्डी के बारे में बात हो रही है, 33वीं सब जूनियर बालिका वर्ग में। यह ध्यान रखना भी खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता था, तो कौन सा पदक जीता था, रजत पदक जीता था, ठीक है ना, कौन सा था, रजत, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो अभी अभी 2023 5 जून 2023 को, यानी कि, ठीक है ना, कब, 5 जून 2023 को एक वन नीति, नई वन नीति लागू की गई है ना, नई वन नीति लागू की गई है। तो उसमें कितने प्रतिशत वन आच्छादित करने का उद्देश्य रखा गया है, कितने प्रतिशत वनों को आच्छादित रखने का उद्देश्य रखा गया है, कितने प्रतिशत उद्देश्य रखा गया है, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कितने प्रतिशत रखा गया, 20%, ठीक है ना। ये पेपर में लगभग 100% प्रश्न पूछेगा इससे, वनों के बारे में, वन नीति नहीं पढ़ के जाना, ISFR रिपोर्ट भी पढ़ के जाना, जो भी आपकी है, ठीक है ना। 20% का उद्देश्य रखा गया है इसके अंदर, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखो, आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो, जो प्रखर का कार्यक्रम चलाया हुआ, देखो प्रखर कार्यक्रम जो चलाया हुआ है, इसका संबंध बताना है किससे है, ठीक है ना। प्रखर कार्यक्रम का संबंध किससे है, छात्रों में पठन कौशल और पढ़ने की अभिरुचि का विकास करना प्रखर कार्यक्रम है ये, ठीक है ना। छात्रों के अंदर क्या करना है कि पठन कौशल और पढ़ने की अभिरुचि का विकास करने के लिए सरकार ने कौन सी योजनाएं चलाई है विद्यालयों, सरकारी विद्यालयों के अंदर, यानी कि प्रखर योजना चलाई है, ठीक है ना। प्रखर कार्यक्रम है एक जो बच्चों को पठन कौशल और पढ़ने की अभिरुचि का विकास करेगा, ठीक है।
आगे देखो, अगर प्रखर कार्यक्रम के बारे में बात कर ले कि कौन सी कक्षाओं के बच्चों की बात कर रहा है, ये कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चे, ठीक है ना। कौन सी कक्षा की बात कर रहा है, तो कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों की बात कर रहा है, ठीक है। और कौन सा पीरियड दिया गया है इनको, ठीक है, प्रखर योजना के लिए, यानी कि बच्चों के पठन कौशल और पढ़ने का जो अभिरुचि बढ़ाने के लिए इनको एक पीरियड रखा गया है, यानी कि कुल विद्यालय के अंदर 8 पीरियड लगते हैं ना, उनमें से एक पीरियड रखा गया है। तो कौन सा कालांश रखा गया, यानी कि 7वां, ये याद रखना भाई, 7वां पीरियड है वो। कौन सा पीरियड है, 7वां कालांश रखा गया, ये याद रखना आप, ठीक है ना। प्रखर कार्यक्रम किससे संबंधित है, पठन कौशल से और पढ़ने की अभिरुचि से, ठीक है। दूसरी बात, अगर प्रखर के बारे में पूछ ले कि कौन सी कक्षाओं के लिए, कक्षा 1 से 8 तक की है, कौन सा पीरियड दिया गया इनको, 7वां पीरियड दिया गया, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, प्रदेश में पहली चीता सफारी, देखो भाई कौन सी सफारी है, सफारियां तो बहुत देखी होगी आपने, ठीक है ना, हाथी सफारी, कुछ भी सफारी, जितनी भी सफारी सारी की सारी जयपुर में है ना वो तो। अब ये देखो, प्रदेश की पहली चीता सफारी किस अभ्यारण्य में शुरू की गई है, कौन सा अभ्यारण्य है जिसमें ये चीता सफारी शुरू की गई है, ठीक है ना। नहीं है, प्रदेश राजस्थान की पहली चीता सफारी कहां पे की गई है, तो गांधी सागर, ये नोट कर लेना भी प्रश्न इसको, तो कहां पे शुरू की गई है, गांधी सागर अभ्यारण्य में, ठीक है ना। गांधी सागर अभ्यारण्य रावत बाटा के अंदर है ये। रावत बाटा कहां पे है, तो चित्तौड़गढ़ में, ये ध्यान रखना, रावत बाटा कहां पे है, चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट देखो प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, जो मुख्यमंत्री ने, अभी आपको पता ही है चर्चा में चल रही थी योजनाएं, रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, पता है ना सभी को, हर बच्चे को पता होगा, हर गांव में सुविधा दी जा रही है, हर शहर के अंदर सुविधा दी जा रही है, पूरे राजस्थान में रसोई गैस सिलेंडर के बारे में, रसोई गैस सिलेंडर के बारे में ये सुविधा दी गई है। तो इस योजना में लाभार्थी की श्रेणी कौन सी होगी भाई, मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर के जरिए जो सब्सिडी जो दी जा रही है सभी ग्रामवासियों को, शहरों को, तो उसमें लाभार्थी की जो श्रेणी रखी गई है, कौन कौन सी श्रेणी को ये इसका लाभ मिलेगा, रसोई गैस सिलेंडर के अंतर्गत सब्सिडी किस किस को बंदे को मिलेगी। एक तो याद रखना, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो आते हैं, ठीक है ना, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो आते हैं उनको मिलेगी, पहली बात तो सब्सिडी, और दूसरी मिलेगी जो बीपीएल परिवार है, ठीक है ना, उनको मिलेगी। और एक और बात याद रखना, एनएफएसए, यानी कि जिनको सभी को राशन मिलता है, ठीक है ना, राशन पाने वाले सभी परिवारों को, ये बातें याद रखना, कई बार कूट में पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा नहीं है कौन सा है, ठीक है ना। रसोई गैस सिलेंडर की जो सब्सिडी है वो किस किस बंदे को मिलेगी, कौन सा उसके लिए पात्र होगा, उज्ज्वला योजना के लिए और बीपीएल परिवारों को, और एनएफएस से यानी कि जो राशन प्राप्त करते हैं इसके तहत, एनएफएस के तहत जो राशन प्राप्त करते हैं उन लाभार्थियों को इसकी सुविधा मिलेंगी, ठीक है। आगे देखो, आगे प्रश्न क्या कह रहा है, आगे देखो, थोड़ा मैं गेम्स के बारे में थोड़ा बात कर लें कि गेम्स के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में। गेम्स के 100% आपसे 2 या 3 गेम्स के होंगे और 1-2 योजना का होगा, ठीक है ना, और बजट के बारे में होगा या कृषि और वन, इतने टॉपिक पढ़ जाओ आप, आसान है, बस इतना ही टॉपिक आएंगे लगभग वहाँ पे एग्जाम के अंदर। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा उन बच्चों के लिए जो अभी सेकंड ग्रेड एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जो गेम्स हुए थे आपको पता ही है, 2 प्रकार से गेम्स हुए थे, एक तो ओलंपिक्स गेम्स हुए थे और एक पैरालंपिक्स। अभी मैं आपसे पैरालंपिक्स के बारे में बात कर रहा हूं। पैरालंपिक गेम्स थे जो, देखो पैरालंपिक्स गेम्स के बारे में थोड़ा जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा मिस्टेक तो हो ही जाती है, आपको पता है, ठीक है ना। तो पैरालंपिक्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं। देखो भाई, पैरालंपिक्स के बारे में जो 2000 कब हुए थे, 24 के अंदर, ठीक है ना। कहां पे हुए थे ये, पेरिस में, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बारे में प्रश्न कैसा पूछा जाता है और कौन से पैरालंपिक्स थे ये भी ध्यान रखना भाई, कौन से थे, 17वें नंबर के थे, 17वें पैरालंपिक्स थे ये, ठीक है, 17वें पैरालंपिक्स थे गेम्स ये, ठीक है ना। अब देखो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि 17वें पेरिस पैरालंपिक्स खेल, ये पैरालंपिक्स की बात कर रहा हूं, न कि ओलंपिक्स की, ठीक है ना। ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स एक 2 प्रकार के गेम है, ये एक ही नहीं है, दोनों के दोनों, ये ध्यान रखना। पैरालंपिक्स में से 100% प्रश्न पूछेगा, ओलंपिक्स से चाहे एक पूछे या ना पूछे, परंतु पैरालंपिक्स से जरूर पूछेगा प्रश्न कि 17वें पैरा ओलंपिक्स पेरिस में जो हुए थे खेलों के लिए, भारतीय टीम का कोच किसे बनाया गया था भाई, इसका पैरालंपिक्स का कोच कौन था, ये ध्यान रखना भाई, कोच किसे बनाया गया था भारतीय टीम का, तो किसे बनाया गया था, कोच कौन था वहां का, महावीर सैनी था भाई, ठीक है ना। पेरिस जो पैरालंपिक हुए थे उसका कोच कौन था,
तो महावीर सैनी था। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है। पेरिस पैरालंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे भी? जो पेरिस पैरालंपिक्स गेम हुए थे उसके अंदर भारत ने कितने मेडल जीते थे? 29 मेडल जीते थे। ये ध्यान रखना, कितने मेडल है? 29 मेडल है टोटल। ठीक है ना, 29 मेडल के अंदर आपसे मैं बताता हूं, सीधा ट्रिक याद रखना, 7, 9 और 13 ऐसे याद रखना, इजिकल टू 29। 7, 9, 13 याद रख लो कि 7 तो थे गोल्ड, ठीक है ना, और 9 थे सिल्वर और 13 थे ब्रॉन्ज। ये ध्यान रखना भी, ठीक है ना। यानी कि स्वर्ण पदक थे 7 और रजत पदक थे 9, ठीक है ना, और कांस्य पदक थे 13। ये ध्यान रखना, 29 मेडल जीते थे पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स 2024 में। 17वें जो स्तर के हुए थे, नंबर के हुए थे, ठीक है ना। उसके अंदर 7, 9, 13 इजिकल टू 29 याद रख लेना। टोटल मेडल की पूछे तो 29 मेडल जीते थे। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज की बात करो तो ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो। पेरिस पैरालंपिक 2024 में जो भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता था भाई, अगर पहला गोल्ड मेडल की बात करें, ठीक है ना, पहला गोल्ड मेडल कौन से गेम के अंदर जीता गया था ये बताना है आपने भी। ठीक है ना, पहला गोल्ड मेडल कौन सा गेम था जिसमें पहला गोल्ड मेडल मिला था भारत को पेरिस पैरालंपिक के अंदर? तो कौन सा गेम था वो? निशानेबाजी। ठीक है ना, कौन सा था? निशानेबाजी के अंदर भारत को पहला पेरिस पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो। पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में जो अवनी लेखरा थी, देखो अवनी लेखरा का प्रश्न 100% पूछा जाएगा क्योंकि यही थी जो मेडल लेके आई थी पहले, अवनी लेखरा। ठीक है ना, इन्होंने मेडल लगाया था पहले। अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में किस प्रतिस्पर्धा में भारत की पहली स्वर्ण पदक दिलाया था? ये देखो अभी मैंने बता दिया कि पहला मेडल गोल्ड मेडल जो था ये अवनी लेखरा ही लेके आई थी। ठीक है ना, गोल्ड मेडल कौन लेके आया था? अवनी लेखरा लेके आई थी गोल्ड मेडल। और कौन सी प्रतिस्पर्धा में लेके आई थी? यानी कि निशानेबाजी के अंदर। पीछे मैंने बता दिया, पहला भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था इसने निशानेबाजी में। ठीक है ना, अवनी लेखरा ने। और यह किस प्रतिस्पर्धा से थी? कौन सा इसका इवेंट था? इवेंट तो मैंने आपको बता दिया निशानेबाजी, परंतु इसका एक अलग से कैटेगरी होती है ना इनकी। तो कौन सी कैटेगरी थी अवनी लेखरा? किससे संबंधित थी? ये 5 नहीं, सॉरी, SH1 से, SH1 से संबंधित थी ये। ठीक है ना, ये ध्यान रखना भी, इसका संबंध जरूर पूछेगा किस प्रतिस्पर्धा से संबंधित थी अवनी लेखरा। गोल्ड मेडल लेके आई थी, भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। और कौन से गेम में दिलाया था? निशानेबाजी में। और किस प्रतिस्पर्धा से संबंधित थी? SH1 से संबंधित थी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो। ये तो थे 17वें पेरिस पैरालंपिक्स गेम थे। और अगर बात करें 18वें की, कि 18वें जो पैरालंपिक्स गेम्स है वो कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? 18वें की बात करें तो वो कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? USA के अंदर। कहाँ पर? USA के अंदर। ये ध्यान रखना भी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो। पेरिस पैरालंपिक्स खेलों के समापन समारोह में देखो भी, जब समापन हुआ था पेरिस पैरालंपिक्स का तो उसमें भारत की तरफ से कौन से खिलाड़ी ध्वजवाहक थे? ठीक है ना, झंडा लेके कौन खड़े हुए थे वहां पर? आगे ध्वजवाहक कौन थे? समापन में बताना है आपने। किस में बताना है? समापन के अंदर। ठीक है ना, समापन समारोह में। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे भी? ये पूछ लेता है प्रश्न। या फिर शुरू में जब शुभारंभ हुआ था तब कौन थे, या फिर समापन में पूछ लेगा। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? आपने नाम याद रखने 2 खिलाड़ियों का। एक तो था हरविंदर सिंह, ठीक है, पहला खिलाड़ी कौन था? हरविंदर सिंह। और दूसरा खिलाड़ी कौन था? दूसरा खिलाड़ी थी प्रीतिपाल। ये याद रखना भाई, ठीक है ना, दोनों के दोनों खिलाड़ी गेम से है। इससे समापन समारोह में ध्वजवाहक बने थे हरविंदर सिंह, और एक तो था हरविंदर सिंह और दूसरी थी प्रीतिपाल। ठीक है, अगर उद्घाटन समारोह की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न देखो थोड़ा। उद्घाटन समारोह की बात करें, जब शुरू हुए थे 17वें पेरिस पैरालंपिक्स, आपको समापन की बात मैंने बता दी कि 2 खिलाड़ी थे समापन ध्वजवाहक में, कि कौन कौन थे? हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। अब मैं बात कर रहा हूं जब उद्घाटन हुआ था। ठीक है ना, क्या हुआ था? उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन थे वो बताना है आपने। ध्वजवाहक कौन थे? समापन का मैंने बता दिया। उद्घाटन का देखो, उद्घाटन में कौन थे? एक तो खिलाड़ी था सुमित अंतिल, सभी नाम सुना होगा इसका, सुमित अंतिल। और दूसरा खिलाड़ी कौन है? भाग्यश्री यादव। कौन है?
भाग्यश्री यादव। ये नाम दोनों के दोनों याद रखना। देखो उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन थे? सुमित अंतिल था और भाग्यश्री यादव थी, ठीक है ना। ये दो खिलाड़ी थे उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक, और समापन के अंदर कौन थे? हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखो, भारत का कौन सा पैरा एथलीट लगातार 3 पैरा ओलंपिक में, भाई कितने ओलंपिक में? 3 पैरा ओलंपिक में, ये याद रखना भाई, ये प्रश्न जरूर पूछेगा प्रश्न में आपसे। 3 पैरा ओलंपिक्स में यानी कि मेडल लाई लेके आया है, ये ध्यान रखना। भारत का कौन सा पैरा एथलीट लगातार 3 पैरा ओलंपिक्स में पदक जीतने वाला प्रथम खिलाड़ी बन गया है? फर्स्ट खिलाड़ी बन गया यानी कि, ठीक है ना, प्रथम खिलाड़ी। प्रथम खिलाड़ी कौन है? 3 पैरालंपिक्स के अंदर लगातार उसने मेडल जीता है, तो कौन है? मरियप्पन थंगावेलु। ये नाम याद रखना भी थोड़ा सा, मरियप्पन, हार्ड है नाम परंतु पेपर के लिए अच्छा प्रश्न है। मरियप्पन थंगावेलु है इसका नाम, ये याद रख लेना, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें, वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी पीछे मैं पेरिस पैरा ओलंपिक्स की बात कर रहा हूं, पैरा ओलंपिक्स की। अब जो बात कर रहा हूं मैं पेरिस ओलंपिक की, ठीक है ना। इसमें क्या आएगा? पेरिस ओलंपिक्स गेम्स आएंगे, ठीक है ना। पेरिस ओलंपिक्स गेम, ये ध्यान रखना। वो पहले वाले जो मैंने कराया है ये ध्यान रखना, गोल मत कर देना बिल्कुल भी, ऐसा नहीं कि एक खिचड़ी बना दो आप, ठीक है ना। ये पेरिस ओलंपिक्स की बात कर रहा हूं। पहले मैंने जो करवाया है पेरिस पैरा ओलंपिक्स करवाए हैं गेम्स, ठीक है ना। ये पेरिस ओलंपिक्स गेम है, इसके अंदर ये देखो 33वें थे, ये ध्यान रखना। कौन से गेम थे? 33वें। वो कौन से थे? 17वें थे, ठीक है ना। ये 33वें पेरिस जो थे ओलंपिक्स में हुए थे, यानी कि पेरिस के अंदर हुए थे ओलंपिक्स गेम्स, ये ध्यान रखना। पेरिस के अंदर, दोनों के दोनों पेरिस में हुए थे, एक ही जगह होते दोनों, ये ध्यान रखना। ये 33वें पेरिस ओलंपिक्स गेम हुए थे। इसके अंदर भारत ने कितने मेडल जीते थे ये बताना है। मेडल कितने जीते थे ये मैं अभी बताता हूं। इसके अंदर ही मेडल 6 मेडल जीते थे भारत ने, ठीक है ना। जिसमें से एक तो था रजत और 5 थे, देखो एक रजत था, ठीक है ना। यहां पे बताता हूं मैं आपको, एक रजत और 5 मेडल जो थे वो कौन से थे? कांस्य मेडल थे, ठीक है ना। इनमें गोल्ड किसी ने भी, कोई भी खिलाड़ी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया पेरिस ओलंपिक्स के अंदर। पेरिस पैरालंपिक्स में तो आपको पता ही है कि 7 गोल्ड मेडल आए थे अपने भारत के, और पेरिस ओलंपिक्स के अंदर एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया। एक रजत आया था जो नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से थे, उन्होंने जीता था रजत, ठीक है ना। एक रजत आया था और 5 कांस्य आए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक प्रश्न और है, इस पेरिस ओलंपिक्स 2024 का शुभंकर किसे बनाया गया? देखो आगे देखो, थोड़ा सा अगले पेज पे मैं बताता हूं कि जो शुभंकर दोनों का एक ही था। आपको पता है एक ही जगह गेम हो रहे हैं, तो शुभंकर भी एक ही होगा दोनों का, ठीक है। ये ध्यान रखना। शुभंकर किसे बनाया गया है? तो कौन था जो शुभंकर था? फ्रीजेश था इसका। शुभंकर कौन था? फ्रीजेश, नाम याद रखना भी इसका, ठीक है। फ्रीजेश था शुभंकर, ये ध्यान रखना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।